Hello everyone, my name is Vijay Kumari from रवि शंकर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। तो दोस्तों, आज हम अपने कक्षा 11वीं के इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय के उन सभी अध्यायों से अवगत होंगे जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने इतिहास की, तो इतिहास हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि वह हमें भूतकाल में घटित उन घटनाओं से परिचित कराता है जिनका जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और साथ ही साथ इतिहास हमें उन कारणों से भी अवगत कराता है, जैसे ये घटनाएं क्या थी तथा ये क्यों घटित हुई और इनके कारण क्या थे, जिनको जानने के पश्चात ही हम अपने वर्तमान की स्थिति से परिचित हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी कक्षा 11वीं के इतिहास की, तो यह हमें उन सभी घटनाओं से परिचित कराने में सक्षम है, क्योंकि जब हम उन अध्यायों में व्याप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस प्रकार धरती के विकास के साथ साथ ही मानव का क्रमबद्ध विकास होता है। फिर मानव के विकास के साथ साथ कई संस्कृतियाँ व सभ्यताएं भी अस्तित्व में आती है, जो अपने आप में ही बहुत प्रमुख है। फिर इसी क्रम में कई महत्वपूर्ण धर्मों की भी स्थापना होती है, जिसके पश्चात हम कई महत्वपूर्ण क्रांतियों से भी परिचित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उन अध्यायों को देखना चाहें तो ये है हमारे निम्नलिखित अध्याय। तो दोस्तों, इन सभी अध्यायों में व्याप्त महत्वपूर्ण घटनाओं व तथ्यों से आपको अवगत कराने के लिए हमने इन सभी अध्यायों का सारांश प्रस्तुत किया है, जिसमें आपकी सहायता करेंगे मेरे प्यारे सहपाठी, जो कि अपने भिन्न भिन्न कौशलों से एक एक्टिविटी के माध्यम से उन अध्यायों में व्याप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े ही रोमांचक ढंग से आपको उन अध्यायों से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की ओर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने पहले अध्याय की, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समय की शुरुआत से मतलब धरती के विकास के साथ साथ ही पृथ्वी के कई महाद्वीपों पर कुछ ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम आरंभिक मानव के नाम से जानते हैं, जो कि आज के आधुनिक मानव से बहुत ही भिन्न था। तो वे किस प्रकार भिन्न थे, इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, धरती के विकास के साथ साथ कुछ महाद्वीपों, जिसमें अफ्रीका मुख्यतः सम्मिलित है, में कुछ ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम आरंभिक मानव कह सकते हैं, जिसका अनुमान पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार लगाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन प्राणियों का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो अफ्रीका नामक महाद्वीप में ही हुआ था, जिस कारण मैंने यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र बनाया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर यहीं से आगे वो भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपना निवास करते हैं। अब हम मानव के क्रमबद्ध विकास की चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि प्राणी कितने विचित्र प्रतीत हो रहे हैं, तो इन्हीं प्राणियों को हम आरंभिक मानव या आदि मानव के रूप में जानते हैं, क्योंकि आज हम जिस मानव को देखते हैं उन्हें आधुनिक मानव कहते हैं, क्योंकि जो कि 1,60,000 साल पहले पैदा नहीं हुए थे। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इन आदि मानव का शारीरिक विकास हो रहा है। जैसे पहले ये चौपाए थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये अपने 2 पैरों पर चल रहे हैं। अब इनकी हाथ पैर की हड्डियां जो कि मुड़ी हुई थी, अब वह खुल रही है और वह अब सीधे चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही साथ वे अपने जीवन यापन करने के लिए औजारों का सहज प्रयोग भी सीख रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने शारीरिक विकास के साथ साथ अपना मानसिक विकास भी किया, जैसे अब उनके निर्वाह के तरीके एवं उनके जीवन यापन यानी आवास स्थान में भी अब परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस चित्र में आदि मानव द्वारा निर्वाह के तरीकों के बारे में बता रखा है, यानी वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, यानी उनके खान पान पदार्थों आदि में क्या क्या सम्मिलित है। जैसे आदि मानव या आरंभिक मानव शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों पर निर्भर थे। उनके शाकाहारी भोजन में फल, फूल, सब्जियां, शाक सब्जी आदि सम्मिलित है। वह उनके मांसाहारी भोजन में वह मछली, पशु पक्षी आदि के अंडे, वह जंगली जानवरों या जानवरों के मांसों का सेवन करते थे। लेकिन दोस्तों, समय के बदलने के साथ साथ उनके इन निर्वाह के तरीकों में भी हम आगे कई परिवर्तन देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके आवास स्थान की। तो जैसा कि अब हम घर, बिल्डिंग्स आदि देखते हैं, उस जमाने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आरंभिक मानव जो कि गुफाओं में रहते थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जिनमें ये सभी लोग निवास कर रहे हैं। साथ ही साथ उस समय के मानव जंगली जानवरों से बहुत ही भयभीत होते थे। वे उन्हें भगाने के लिए मशालों आदि का उपयोग भी करते थे। जैसे कि आप इस चित्र में एक हाथी को देख सकते हैं कि किस प्रकार ये आरंभिक मानव उनसे डरते थे और उन्हें भगाने के लिए भी वह तरह तरह के औजारों व हथियारों, भालों आदि का प्रयोग करते थे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उनके आवास स्थान की, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदि मानव या आरंभिक मानव उन्हीं जगहों पर निवास करते थे जहां पर उन्हें उन सभी संसाधनों की आपूर्ति हो पाती थी जिन्हें उनकी आवश्यकता होती थी उनके दिनचर्या में। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय में इस बात पे चर्चा की कि किस प्रकार मानव का क्रमबद्ध विकास हुआ और वो अपने आरंभिक अस्तित्व में आया और उनके निर्वाह के तरीके किस प्रकार थे, वह उनका निवास स्थान कैसा था। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। Hello friends, my name is Kassis Kumari and my student ID 2009023566। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब इसमें देख रहे हैं, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषणें, औजारें और मिट्टी की पट्टिकाएँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है भाषाएं थी सुमेरियन, अगदी, अरामाइक। यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे, जैसा कि आप सब चित्र में देख सकते हैं। यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। खेती की तुलना में पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये निर्माण किया जा रहा है, मतलब 3000 ईसा पूर्व नगरों का निर्माण किया गया, जो थे उरूक, ऊर और मारी प्रसिद्ध नगर थे। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये श्रम विभाजन, मतलब एक दूसरे से लेना देना आदि शामिल था। वो शहरी जीवन की विशेषताएं थी। अब जल मार्ग परिवहन का अच्छा साधन था, क्योंकि फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के लिए प्रसिद्ध था। जल मार्ग परिवहन इसलिए अच्छा साधन था क्योंकि उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता था और लोग वह हवा के वेग से चलता था, इसलिए जल मार्ग को परिवहन का अच्छा साधन माना गया है। अब आगे देखते हैं। आगे जैसे दिखाया गया है, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का भी विकास हुआ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर लेखन कला मतलब लिखने की प्रक्रिया का आरंभ किया गया। उसके बाद में अब ये लेखन कला होता कैसे था? चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं का निर्माण किया जाता था। यह 3200 ईसा पूर्व की थी। अब यहाँ पे बोला गया है कि चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे लिखने के लिए, पट्टिकाओं के निर्माण के लिए। तो 3200 ईसा पूर्व में कई पट्टिकाएं पाई गई थी, पहली पट्टिकाएं पाई गई थी। अब है मेसोपोटामिया के जो लोग थे वे बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे होते थे और क्योंकि वहाँ के जो चिन्ह होते थे उसकी संख्या पेचीदा थी। अब है 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। ये हिब्रू भाषा में मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यापारिक रूप से बोले जाने लगी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ पर ये है घर और ये है मंदिर। वहाँ के जो मंदिर थे और घर थे वह एक ही रूप में होया करते थे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, मेसोपोटामिया के इस पारंपरिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही होते थे। अंतर केवल मंदिरों की बाहरी दीवार थी। यहाँ की दीवार हुआ करती थी जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी होती थी। ये लोग क्या करते थे, उन चंद्र एवं इन्ना प्रेम की युद्ध जो थी उनकी पूजा किया करते थे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे मैं आपको उन नगर के बारे में बताने जा रही हूँ। उन नगर है मतलब नगर नियोजन पद्धति का वहाँ पर अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी। जल निकाल जो प्रणाली थी वह भी अच्छी नहीं थी। और उर्वासी घर बनाते समय में अपशगुन पर विचार करते थे। अब है मारी शहर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की जो वो थी उत्तरधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल में से भी एक था। ये बहुत समृद्ध एवं खुशहाल था और ये यहाँ पर जिस रिलियम का राजमहल भी था। अब आगे देखते हैं। आगे है एकल परिवार को यहाँ पर आदर्श माना जाता था, जिसमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं माता पिता और बच्चे शामिल थे। इसमें जो पिता होता था वो मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेजों पर विवाह, उत्तराधिकारी आदि से संबंधित की यहाँ पे जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं दीन। जैसा कि हम सब देख सकते हैं वहाँ पर काल गणना और गणित की विविधता पूर्वक परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया से ही मिली है। गुना, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि हमें सब मेसोपोटामिया से ही मिला है। और वहाँ पर जो हम लोग अभी भी हमारे जीवन में प्रयोग किया जाता है, 12 महीने में 1 महीने, 4 हफ्तों में 1 दिन और फिर 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 7 मिनट, ये आज भी हम लोग आज भी अपनाते हैं। तो ये थी मेरी एक्टिविटी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई। गुड इवनिंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज कुलू एंड मैं आपके सामने आज हिस्ट्री की एक्टिविटी लेके आई हूँ। मेरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। मैं आज आपके सामने एक स्क्रोलिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ। ये मिस्र में यूज होने वाला पेपायरस पत्र था। पेपायरस मिस्र में नील नदी के किनारे उगने वाला पौधा था। यह है रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस। सम्राट ऑगस्टस रोम के प्रथम सम्राट थे जिन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। रोमन समाज में एकल परिवार का चलन था। रोमन समाज में एकल परिवार का चलन था जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे होते थे। ये वहाँ पे यूज होने वाले कंटेनर हैं एम्फोरा तथा ड्रेसर 20। जो एम्फोरा कंटेनर थे उनमें अंगूरी शराब और अन्य तरल पदार्थ ले जाए जाते थे और जो ड्रेसर 20 के कंटेनर थे उनमें जैतून का तेल ले जाया जाता था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आज लेकर आई हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी जिसका नाम है इस्लाम का उदय एवं विस्तार, एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। और वो मज़ेदार ट्विस्ट है हमारा टीवी टाइमलाइन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए हम अपने एंटरटेनिंग एंड नॉलेजेबल एक्टिविटी को जानते हैं। इसमें हम जानेंगे इस्लाम के उदय के बारे में, उसके संस्थापक के बारे में, इसकी जानकारी के स्रोत, इबादत की विधियाँ, अरबी समाज के धार्मिक स्थल काबा, मक्का, मदीना, खिलाफत की शुरुआत और उसके उद्देश्य, उम्मयद वंश, अब्बासी क्रांति, धर्म के नाम पर हो रहे धर्म युद्ध तथा कागज के आविष्कार इत्यादि के बारे में।
Hello friends, my name is Gitanjali and I am sharing my activity of chapter 5. The activity name is यायावर साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर। यायावर का अर्थ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यायावर का अर्थ घुमक्कड़ होता है, जिनका कोई अपना स्थायी निवास नहीं होता। वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और साम्राज्य का अर्थ होता है शासन। तो पहले लोग ये मानते थे कि यायावर यानी घुमक्कड़ जो लोग होते हैं उनका कोई शासन नहीं होता, लेकिन इतिहासकारों द्वारा मतलब कि कुछ ऐसे स्रोत मिले जिनसे पता लगा कि हाँ भाई उनका भी एक साम्राज्य था। वो स्रोत थे यात्रा वृत्तांत, चीनी, अरबी, मंगोली भाषा में जो स्रोत मिले हैं उनके द्वारा उन्हें पता चला है कि यायावर का भी एक साम्राज्य था। अब यहाँ पर हम बात करें जो ये इस चैप्टर है इसका सबसे मेन जो कहें सेंटर पॉइंट है वो चंगेज़ खान जी हैं। और चंगेज़ खान ने ही मंगोल वंश की जो है स्थापना की थी। मध्य एशिया में जो स्टेपी प्रदेश था उन्होंने 13वीं शताब्दी में चंगेज़ खान जी ने मंगोलों को संगठित किया था। अब ऐसा नहीं था कि मंगोल जो थे वो एक ही समुदाय से बिलोंग करते थे। वो जो है बहुत सारे समुदायों से, बहुत से कबीलों से संगठित किए थे चंगेज़ खान जी ने। ये आप इनकी पिक भी देख सकते हैं। इनको समुद्री खान की भी उपाधि मिली गई थी। अब चंगेज़ खान जो थे उनको बहुत सी सैनिक उपलब्धियां भी प्राप्त थी, जैसे कि सेना में कुशल घुड़सवार, वो बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे। और सेना में तीरंदाजी का उनको अद्भुत जो है कौशल प्राप्त था। सशक्त एवं अनुशासित सेना उनके पास थी, घेराबंदी यंत्र। उन्होंने जो है अपनी सेना को बहुत ही ज़्यादा सशक्त और अनुशासित बनाया। अब आइए हम चंगेज़ खान जी के बारे में जानते हैं कि चंगेज़ खान कौन थे। चंगेज़ खान जिनका जो प्रारंभिक नाम था, जो उनका बचपन का नाम था वो तेमुजिन था। और 1206 में उन्होंने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित किया था। और उनके शत्रुओं में उनके भाई थे जम्मू का, जो कि उनके सगे भाई थे। पहले वो उनके मित्र थे, फिर उसके बाद उनके दुश्मन बन गए थे। और स्टेपी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे वो। इसलिए उन्होंने 1206 में करिलाई की एक सभा में बहुत सी उपाधियाँ भी उन्हें दी गई, जैसे कि समुद्री खान, सार्वभौमिक शासक और महानायक जो है मंगोलों के महानायक से भी उन्हें नवाजा गया। अब आइए हम मंगोल वंश के पतन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी चीज़ का उद्भव होता है तो उसका पतन भी होना परम आवश्यक होता है। तो ऐसे ही जब मंगोल वंश का उद्भव हुआ, जब वो अस्तित्व में आया, तो उसका पतन होना भी स्वाभाविक बात थी। तो आइए इसका पतन कैसे हुआ उन कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनकी ओर अपनी दृष्टि डालते हैं। मंगोलों के पतन के मूल कारण, उनकी संख्या बहुत कम थी, प्रजा की अपेक्षा वो कम सभ्य थी। आपसी विरोध, जो उनकी सेना में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। और वह अपनी सभ्यता में जो है और भी जिनको वो जीतते जा रहे थे, जैसे उन्होंने चीन को जीता, तो चीन के अंदर अपनी सभ्यता को डालना शुरू किया। तो जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी महसूस हुई और मंगोल द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। मंगोल जो लोग थे, वो जो उनके राजा थे, वो दूसरे धर्म को अपना रहे थे, जिसके कारण उनकी प्रजा जो थी वो नाखुश हो रही थी इन चीज़ों से। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान के रूप में तथा आराध्य शक्ति के रूप में जो है वो माने जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा महानायक माना जाता है चंगेज़ खान जी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही बहुत बड़े जो है उन्हें महानायक की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र बहुत ही संघर्षों से किया था। उन्होंने अपने ही भाई को पराजित किया, फिर बहुत से लोगों की मदद से, अपने परम मित्र की मदद से उन्होंने जो है पूरे संसार पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर 6। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, 3 वर्ग। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है।
से हमारा अभिप्राय है 3 सामाजिक श्रेणियों से, जो हैं ईसाई, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक श्रेणियों को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में ईसाई समाज का मार्गदर्शन करते थे, वह चर्चों में धर्मोपदेश देते थे, वह भिक्षु कहलाते थे जो निश्चित नियमों का पालन करते हैं। धार्मिक समुदायों में रहना, आम आदमी से दूर मठों में निवास करना। वह दूसरा वर्ग था हमारा अभिजात वर्ग। अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण रखते थे, सैन्य क्षमता रखते थे, न्यायालय लगाने का अधिकार था इनके पास, अपनी मुद्रा का प्रचलन करते थे। नाइट अश्व सेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ था। तीसरा वर्ग है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग के 2 भाग हैं, समतंत्र किसान और सर्व। समतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकारों के रूप में देखते थे। वह सर्व थे जो लॉर्ड के भूखंडों पर ही कार्य करते थे। तो यह था हमारे पार्ट 6 का प्रयोजना कार्य। चलिए बढ़ते हैं अब पार्ट 7 के प्रयोजना कार्य। आज हम अपने 7 चैप्टर की एक्टिविटी का एक छोटा सा क्विक रिकैप करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें एक यूरोप कॉन्टिनेंट था जिसकी एक छोटी सी कंट्री इटली के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। मतलब इटली के देशों में बहुत वृद्धि हुई। वहाँ की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ, नगरवासियों की सोच में परिवर्तन हुआ। मुख्य नगर, वहाँ के 3 मुख्य नगर थे, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। कौन कौन से? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। कला और विद्या के केंद्र बने। वहाँ पर कला और विद्या के केंद्र भी बनने मतलब विकसित होने शुरू हो गए। नगरवासियों को राजाओं से स्वायत्तता प्राप्त हुई। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, मतलब वहाँ का राजा अपने नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता देता था। मुद्रण, प्रिंटिंग का आविष्कार, पुस्तकें उपलब्ध और लोगों में विकसित होने लगे। मतलब वहाँ पर प्रिंटिंग का आविष्कार भी हुआ, प्रिंटिंग भी होने लगी। लोगों को आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। लोग पूर्ण स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म चुन सकते थे। मतलब वहाँ पर लोगों को धर्म भी अपने हिसाब से चुनने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। हमारा अगला विषय है 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। मतलब 14वीं शताब्दी में हमें यूरोप से क्या क्या स्रोत मिले थे। तो जो भी स्रोत हमें मिले थे वो अभिलेखगारों और संग्रहालयों में रखे गए थे। और कौन कौन से स्रोत मिले थे? दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकें, मूर्तियाँ और वस्त्र, भवन इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश होता चला गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, मतलब मिलीजुली सरकार वहाँ पर कोई भी नहीं थी। रोम का पोप अपने राज्यों में अवश्य सार्वभौम था, परंतु पूरे यूरोप की राजनीति में वो इतना मजबूत नहीं था। पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन के अधीन बदलाव आए थे। इटली एक कमजोर देश था, यह अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। इन परिवर्तनों इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई थी। हमारा अगला टॉपिक है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधिशास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। हमारा अगला विषय है फ्लोरेंस बना एक महत्वपूर्ण नगर। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पहला दाते अलोनियो, दूसरा कला का पहचान उसके उनके महान नागरिकों के साथ साथ उनकी संपन्नता से बनती है। हमारा अगला टॉपिक है इटली के नगरों को मिला नया जीवन। बाइजेंटाइन साम्राज्यों और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के तटवर्ती बंदरगाह फिर से जीवित हो उठे। इसमें इटली के नागरिकों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह नगर स्वयं को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। कई नगर दरबारी थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे, और वेनिस और जनेवे इटली के 2 प्रमुख नगरों में से एक थे। चलो हमें ये तो पता चला कि वेनिस और जनेवा इटली के 2 प्रमुख, मतलब हमने वेनिस को पहले पढ़ चुके हैं वेनिस के बारे में, और जनेवा भी हमारा इटली के 2 प्रमुख नगरों में से एक था।
इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है और हमारा अगला टॉपिक इसके बाद आएगा। थैंक यू। मैं ट्विंकल, कक्षा 11वीं बी की छात्रा। मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव के विषय में मैप के थ्रू कुछ बताऊंगी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच जो संघर्ष हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको मैप के द्वारा यह बताना चाहूँगी कि मूल निवासियों का फैलाव कैसे था और यहाँ कैसे मध्य एशिया और कैरिबियन द्वीप समूह में फैला था। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है यह निकटवर्ती द्वीप समूह है जिसमें हजारों जन समुदाय वर्षों से रहते आए हैं और एशिया और दक्षिणी सागर के द्वीपों में जाकर वहाँ लोग बसे रहते हैं। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों तथा पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसका अनेक भाग जंगल से ढका है और जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन मीलों तक वहाँ के घने जंगलों इलाकों से होकर बहती है। मध्य एशिया में मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों मैदानी इलाके बसे हुए थे, जबकि दूसरी सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बाहामा कहते हैं। जो ये कैरिबियन है और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका के कुछ अत्यंत सुगंधित राज्य थे। वहाँ मक्का की उपज उनकी आवश्यकता से ज़्यादा होती थी, जो एजेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यता का आधार बनी। थैंक यू। जैसे हमारी एवरीवन, मेरा नाम इशिता है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 औद्योगिक क्रांति के बारे में। इस अध्याय में हम औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच में उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रांति में दूसरी दूरगामी प्रभाव हुए। तो चलिए पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव। बेकारी में वृद्धि, नवीन वर्गों का जन्म, भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का अंत, नवीन उद्योगों नगरों की स्थापना, छोटे कारीगरों का मजदूर बनना, अधिक तथा सस्ता माल, स्त्रियों तथा छोटे बच्चों का शोषण, मजदूरों के बीच स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव। तो ये था हमारा प्रयोजना कार्य पाठ 9 का। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रयोजना कार्य की ओर, पाठ 10 पे। माय नेम इज किरण। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। आज इस टॉपिक में हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। मूल निवासी को नेटिव भी कहा जाता है और जो व्यक्ति एक ही स्थान पर लंबे समय से रहता आ रहा है और उसका जन्म भी वही हुआ हो तो उसको मूल निवासी कहा जाता है। यूरोपीय साम्राज्यवाद। 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हो रहा था। तब फ्रांस, हालैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिए थे और वहाँ की व्यापारिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ था। सेटललैंड यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है आबादकार। यह शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता है। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी यह लोग नदी के किनारे एक समूह बनाकर रहते थे, जहाँ पर ये लोग मछली मांस खाते थे और फसल उगाते थे और फसल में सब्जियाँ और मकई उगाते थे। और यह इनका एक मुख्य बाइसन नाम का जंगली भैंस होता था जिसका ये तलाश करते थे और यह घास के मैदानों में पाया जाता था। और 17वीं सदी में इन लोगों ने घुड़सवारी करना सीख लिया था, जिससे इन लोगों को
जानवर पकड़ने में आसानी होती थी और इनका मानना यह था कि हमको जितना हमें भोजन चाहिए हमें उतना ही शिकार करना चाहिए। अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने मूल निवासियों की जमीनों को हड़प लिया था। जैसे उन्हें पता चलता था कि उनकी ज़मीन पर कुछ मूल्यवान वस्तु मिल सकती है जैसे सोना, तो फिर वह उनकी ज़मीन को हड़प लिया करते थे और जब उसको पैसे दिया करते थे तो उसमें हेरा फेरी कर लेते थे जिससे उनको पैसे कम मिलते थे। गोल्ड रश एवं उद्योग की वृद्धि। गोल्ड रश एवं उद्योग की वृद्धि 1840 में कैनी